हमलावर कुछ भी एक्शन ले पाता, एक एरो उसकी तरफ शूट होता है उसी हेल्पफुल मिस्टीरियस फिगर की ओर से। हमलावर का हमलावर दोनों ही भाग जाते हैं। सब कुछ साफ होने के बाद हे रंग खुद को सामने लाती है। पहले तो उसे लीरिम से कोई रिएक्शन नहीं मिलता और फिर कुछ सेकंड बाद भी उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता क्योंकि शॉक की वजह से बेहोश हो गया था बेचारी लीरिम ने हिम्मत दिखाने का ट्राई तो बहुत किया पर दिल उसका अभी भी एक मासूम बच्चे जैसा है। मीनवाइल ये हमलावर और उस पर हमला करने वाली क्योंकि नो डाउट ये मोहवा ही है इस पेज में। ये दोनों एक दूसरे से तगड़ी वाली फाइट करते हैं और मोहवा इस हमलावर को अपने एरो से घायल करने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हे रंग लीरिम को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले आती है। लीरिम होश में तो आ जाता है, हालांकि वो हे रंग और उसकी इस हेल्प को इग्नोर करते हुए तुरंत अपने भाई के पास आ जाता है आज का पूरा किस्सा सुनाने। सो वो अपने भाई की परमिशन से ही उस एरिया में इन्वेस्टिगेट करने गया था, पर लीरिम आज कितने बड़े डेंजर में फंस गया था ये जानने के बाद वो लीरिम को बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि अब वो इस होदा और उससे जुड़े केस में और इन्वॉल्व नहीं होगा। मुझे वैसे अच्छा लगा कि लीरिम अब बड़े बड़े मैटर्स में भी इंटरेस्ट देने लगा है एंड आई थिंक धीरे धीरे सही उसका कैरेक्टर मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ये हमलावर एडवाइजर मिन का ही भेजा हुआ आदमी था और एडवाइजर मिन और लॉर्ड सॉन्ग दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। सभी लोगों को छोड़कर प्रिंस लीरिम जासूसी कर रहे थे। सच में प्रिंस लीरिम? उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि एक क्राउन प्रिंस लीजिन अपने भाई को अपने टीम में ले चुका है उन पर जासूसी करने के लिए। अब एडवाइजर मिन दिमाग चलाना शुरू करते हैं और एक आइडिया उनके माइंड को किक करता है फीमेल हिस्टोरियंस का फायदा उठाने का। नेक्स्ट डे हे राम लीरिम के कल के प्रिंस होने के कन्फेशन को लेके अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थी। सो वो हिस्टोरियंस की लाइब्रेरी में बुक ऑफ अपीयरेंस जिसमें सारे ऑफिशियल्स प्रिंस प्रिंसेस सभी के स्केच बने हुए हैं वो प्रिंस लीरिम को उसमें ढूंढती है, पर टू हर सरप्राइज उसमें प्रिंस लीरिम वाला पेज एकदम ब्लैंक था। नाम के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। वो जब इस ब्लैंक पेज के रिगार्डिंग अपने फ्रेंड हिस्टोरियन से डिस्कस करती है तो वो बताते हैं कि सभी ने सुना है कि प्रिंस लीरिम को किंग ने पैलेस के सबसे अंदर और दूर के एरिया में कैद करके रखा है। लोग कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, ना ही आदमी जैसा है ना ही पूरी तरह से जानवर जैसा। दूसरी बोलती है कि किंग को फोर्सफुली उसे लॉक करके रखना पड़ा क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसने कई कोर्ट लेडीज को मार तक दिया है और इसी सब की वजह से उसकी शादी तक नहीं हो पाई है आज तक। हे रंग इन बातों से हैरान थी और ये लोग भी पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि ये अफवाह कितनी सच है और कितनी झूठ। गुंडे प्रजाति के ऑफिसर यहाँ आज बड़े गुस्से में थे क्योंकि हायर ऑफिशियल की तरफ से ऑर्डर आया था कि ये फीमेल हिस्टोरियंस आज से पैलेस के अंदर काम करेंगी और प्रिंस और क्वीन की रोजमर्रा की लाइफ के रिकॉर्ड्स लिखेंगी। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एडवाइजर मिन का ही प्लान है लीरिम, लीजिन और क्वीन तीनों पर नजर बनाए रखने के लिए। इधर सांबू प्रिंस लीरिम को इस ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्म करके इंस्ट्रक्ट करता है कि जल्दी से वो अपनी पहचान छुपा ले, क्या पता हेरांगी वो फीमेल हिस्टोरियन हो जिसकी आज यहाँ आने की ड्यूटी लगी हो। लीरिम एकदम रिलैक्स टोन के साथ इसे करने के लिए बिल्कुल मना कर देता है और आज वो बिल्कुल तैयार था अपनी पहचान दिखाने के लिए। आखिर कब तक छुपेगा वो? हेरांग भी यहाँ आते वक्त बहुत नर्वस थी। वो होप कर रही थी कि प्रिंस लीरिम बेहवा ना हो, पर उसकी होप टूट जाती है जब लीरिम अपनी पहचान उसके सामने परोस देता है। हेरांग एक फॉर्मल वर्कर की तरह अपनी ड्यूटी करना स्टार्ट कर देती है। लीरिम कल के उसके पास से बिना थैंक यू किए आ जाने के लिए उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है। हेरांग क्लियर कर देती है कि वो अभी एक हिस्टोरियन की तरह यहाँ पर है और फिर से रिकॉर्ड लिखना शुरू कर देती है। और फनी बात ये थी कि लीरिम सिर्फ बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ना भी नहीं कहेंगे, वो बस पेज पलटता जा रहा था और हेरांग भी लगातार ये रिकॉर्ड में लिखती जा रही थी कि प्रिंस लीरिम ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, फिर पेज पलटा, दूसरा पेज पलटा, एक बार और पेज पलटा, दोबारा से पेज पलटा। लीरिम भी क्यूरियस हो रहा था कि मैं तो सिर्फ बुक ही पढ़ रहा हूँ, तो फिर ये तब से क्या लिखती जा रही है लगातार। लीरिम को सेंस होता है कि हेरांग एक हिस्टोरियन की तरह एकदम प्रोफेशनल बिहेव कर रही है और उसके हर एक्शन को नोट डाउन कर रही है, इवन जो वो बोल रहा है वो भी। तो उसे भी आइडिया आता है कि कैसे वो हेरांग के प्रोफेशनल वाले नाटक का खात्मा कर सकता है और वो बोलना शुरू करता है, फेक मेहवा, छोटी फरेबी जो मासूम लोगों की मेहनत से कमाए पैसों को लूट लेती है। और यही नहीं, वो पैलेस के उस एरिया में भी जा चुकी है जहाँ किंग ने आने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। उसी फरेबी मेहवा के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ?
तुम इसे क्यों नहीं लिख रही हो? हे रंग अब अपने ही बनाए एक्ट में फंस के एम्बैरस हो रही थी। अदर 3 फीमेल हिस्टोरियंस में साहुई अपने मेन टारगेट ली जिन के पास थी और बाकी दोनों किंग की क्वीन और क्वीन टावगर के पास भेजी गई थी। मोहवा भी क्वीन के चैम्बर में जाती है और होदाब की बुक प्रिंटिंग साइट का पूरा इंसिडेंट उन्हें डिटेल में सुनाती है। क्वीन समझ गई थी कि ये सब किया धरा सेकंड एडवाइजर मिन का ही है। इधर हेरांग को जो टाइम अलॉट किया गया था वो ओवर हो गया था और वो बस जल्दी से इस ऑकवर्ड एनवायरनमेंट से बाहर जाना चाहती थी, पर लीरिम उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इवन उसे थैंक्स करता है कल रात की उसकी हेल्प के लिए। हेरांग सरप्राइज थी, उसने तो ये सोचा था कि लीरिम अपनी आइडेंटिटी सामने लाने के बाद उससे माफी मंगवाएगा, अपनी ओहदे का रोला दिखाएगा। हेरांग लीरिम की माफी पर रिस्पॉन्स करती है, मैंने सोचा था कि हम दोस्त बन सकते हैं। हमारी शुरुआत अच्छे पड़ाव के साथ नहीं हुई थी और हम जब भी मिलते थे सिर्फ लड़ते थे, पर फिर भी मुझे लगा था कि इस विशाल से पैलेस में कोई तो है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हो सकती हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताई अपनी पहचान? अदर साइड चेकंग एडवाइजर मिन की रेकमेंड की गई पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए उनकी टीम को ज्वाइन करता है। चेकंग की नजरें फिक्स हो गई थी सामने से आते एक लेडी पर और पास आने पर हम देखते हैं कि वो मोहवा है। कुछ तो रिलेशन है चेकंग का इस मोहवा से। चेकंग जब इस लेडी के बारे में पता कर पाता है तो उसे पता लगता है कि ये यूनक सांबो की वाइफ मोहवा है। चेकंग के रिएक्शन से लग रहा था कि वो काफी ज्यादा समय से मोहवा के कांटेक्ट में नहीं रहा है, तभी उसे उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। नेक्स्ट सीन में इन सारे हिस्टोरियंस की क्लास लगाते हैं। ये गुंडे ऑफिसर यांग किसी के भी रिकॉर्ड काम में आने लायक नहीं थे। जहाँ आर ने क्वीन की कॉन्वर्सेशन लिखी थी, वाह ये पेस्ट्रीज कितनी डिलीशियस है, कितनी अच्छी बात है, हम दोनों ही सेम टाउन से बिलोंग करते हैं। और दूसरी तरफ हेरांग ने तो 30 पेजेस यही लिखने में भर दिए थे। हिज हाइनेस ने एक और पेज पलटा, दूसरा पेज पलटा। ऑफिसर यांग जितना इन्हें इनके रिकॉर्ड्स को लेकर डांट रहे थे, उतना ये सबके रिकॉर्ड्स की बातों को सुन के हंस कर मजे ले रहे थे। रात में चेकंग मोहवा के घर को जाता है और उसके डोर को बस निहारता जा रहा था। अदर साइड मोहवा को भी जैसे एहसास हो गया था उसकी प्रेजेंस का। इन दोनों का सामने से मिलना तो नहीं होता है, पर चेकंग की आंखों में दर्द और गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। ये दर्द बयां कर रहा था कि मोहवा उसका पहला प्यार थी। एंड आई थिंक कुछ तो स्टोरी ऑफ होदाम का रिलेशन है इनके टूटे हुए रिलेशनशिप से। नेक्स्ट डे यूनिम और हेरांग की बातों से पता लगता है कि पिछली बार यूनिम का ही टर्न था प्रिंस लीरिम के मेंशन में रिकॉर्ड लिखने जाने का, पर हेरांग ने जानबूझकर ये बहाना बनाकर कि उसे वहाँ जाके कुछ पता करना है, प्रिंस लीरिम के मेंशन में खुद को ले गई थी। शायद हेरांग प्रिंस लीरिम की आइडेंटिटी से जुड़े कंफ्यूजन को क्लियर करने गई थी। सभी हेरांग से जानना चाहते थे कि क्या सच में प्रिंस लीरिम एक मॉन्स्टर जैसा है। हेरांग एक हल्की सी स्माइल के साथ बताने लगती है, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल डरावना नहीं लगता, वो लंबा है, पर्फ जैसी सफेद है उसकी स्किन, आंखें भी बहुत सुंदर है उसकी। सो कह सकते हैं कि वो हैंडसम है और कह सकते हैं कि थोड़ा इरिटेटिंग है। वो उनसे ये भी कहती है कि अगर कोई भी उनसे प्रिंस लीरिम के मेंटल या मॉन्स्टर होने की बात कहे तो तुरंत उसे गलत प्रूफ कर देना कि ये बिल्कुल सच नहीं है। इधर प्रिंस लीरिम भी हेरांग की ही बातों को याद कर करके अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जब टाइम हो जाता है फीमेल हिस्टोरियंस के आने का तो लीरिम की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उलट हेरांग की जगह यूनिम की ड्यूटी लगी थी और हेरांग की ड्यूटी क्राउन प्रिंस लीजन के साथ थी। क्राउन प्रिंस के पास आज थोड़ा फ्री टाइम था, सो एज यूजुअल उसे अपने भाई के साथ ही टाइम स्पेंड करने का ध्यान आता है और अपने भाई के साथ वो आज एक आर्चरी गेम प्ले करने का प्लान करता है। लीजन जहाँ निशाने पर निशाने लगा रहा था, वहीं लीरिम का निशाना जमीन पर उगी घास से दूर पहुंच ही नहीं पा रहा था और सब इस पर दांत निकाल के हंस रहे थे। वो इस हार का बहाना देने का ट्राई तो करता है कि ये वो शायद ठीक नहीं है, पर जब कोई इस बहाने को सीरियसली नहीं लेता तो वो दूसरा पॉइंट रखता है, ये आर्चरी बहुत ही चैलेंजिंग गेम है, हाथ एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और साथ ही बैलेंस भी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस जमीन तक भी वो पहुंच रहा है तो भी इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। ये वाला पॉइंट भी फेल हो जाता है और स्पेशली हेरांग का उसका मजाक बनाते हुए हंसना उसे इरिटेट कर रहा था और वो हेरांग को चैलेंज कर देता है, अगर इतना ही इजी उसे लग रहा है तो खुद एक निशाना लगा के दिखा दे। वो हेरांग से टॉन्ट वे में पूछता भी है, बोलो कितने एरो चाहिए होंगे तुम्हें एक टारगेट हिट करने के लिए। हेरांग एकदम कॉन्फिडेंटली इसका रिप्लाई देती है, निशाना एक बार लगाना है ना तो एक ही एरो काफी है। और क्या निशाना लगाया था इस लड़की ने, बिल्कुल टारगेट के एकदम सेंटर पॉइंट पर।
इधर हे रांग का टारगेट लगता है और उधर पुअर ली रिम की तो अंदर तक जल जाती है। और सबसे ज्यादा चिढ़ उसे इसलिए मच रही थी कि कहीं हे रांग उसकी इस कीचड़ परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड तो नहीं लिख देगी। मेंशन में वापस आने के बाद सांबो भी उसके जले पर नमक छिड़कता है। आपने 20 एरो हिट किए, एक तो टारगेट पर लगना चाहिए था। आप ना ही इस गेम में अच्छे हैं और ना ही लकी हैं कि बाय चांस ही टारगेट हिट हो जाए। इन चारों की जॉब लाइफ बस चलती जा रही थी बिना ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट के। वही सेम रोज रिकॉर्ड लिखना, फिर गुंडे प्रजाति के ऑफिसर यांग की डांट सुनना। कुछ ही दिन में वो दिन आ गया था जब पैलेस के एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है। क्यों ने इस सैलरी के लिए सबसे ज्यादा इंतजार में थी, क्योंकि उसकी फैमिली पर एक बहुत बड़ा लोन है जिसे थोड़ा थोड़ा करके सही वो चुकाना चाहती है। वो सब सैलरी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और नोटिस करते हैं कि जब जब जिस ऑफिशियल का पेमेंट के लिए नाम बुलाया जा रहा है तब तब उनके असिस्टेंट क्लर्क उनके बिहाफ पर पेमेंट के रूप में मिलने वाले अनाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सिर्फ उन्हीं को ही अनाज मिल रहा था जिनके अपने असिस्टेंट क्लर्क थे। और इवेंचुअली इन चारों को पेमेंट के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है। और आसपास के लोगों के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तीनों आज कोई पेमेंट ना मिलने का दर्द, साथ में ड्रिंक करके एक घूंट के साथ ये दर्द पी रहे थे। कुछ समय बाद उनके फेलो हिस्टोरियंस भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और उन्हीं से उन्हें पता लगता है कि उन्हें भी हर महीने पेमेंट नहीं मिलती है और पेमेंट पाने के लिए उन्हें ऑफिशियल्स को रिश्वत देनी पड़ती है और साथ ही एक असिस्टेंट क्लर्क हायर करना पड़ता है जो ये काम संभालता है। तो जिन्हें भी पेमेंट चाहिए असिस्टेंट क्लर्क अपॉइंट कर ले और रिश्वत देने के लिए रकम। हे रांग इस पैलेस के अंदर के इस करप्शन से बहुत टेंस थी और रात में बैठ के कुछ तो लिख रही होती है वो। मीनवाइल सा हुई सेकंड एडवाइजर मिन से मिलती है और आज के रिकॉर्ड्स दिखाती है जो उसने क्वीन के मेंशन में ड्यूटी के दौरान लिखा था। सो इसका मतलब हुआ कि एडवाइजर मिन का स्पाई सा हुई है। वैसे सा हुई के एक्सप्रेशन और रिएक्शन और हमेशा चुप चुप रहने की वजह से कुछ साफ नहीं होता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, बुरे इंटेंशन वाला विलन या कुछ और ही छुपा है इस चेहरे के पीछे। ऑफिसर मिन उसे वहाँ से निकलते हुए देख लेते हैं। इवन सा हुई एक्सप्लेनेशन देने लगती है जो विश्वास करने लायक थी, पर फिर भी वो सा हुई को एडवाइस करते हैं कि एक हिस्टोरियन के तौर पर उसे अदर लोगों से पर्सनल कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, ये उसी के लिए बुरा साबित हो सकता है। नेक्स्ट डे तो जैसे हिस्टोरियन ऑफिस में भूचाल आ गया था जब उन्हें पता लगता है कि हे रांग ने एक पिटीशन सबमिट की है पैलेस में चलने वाले पेमेंट वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ। सभी उस पर चिल्ला रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन सी आफत ला दी है उसने, और वो चुपचाप सब कुछ सुन और सह रही होती है। वो गलत नहीं थी इसलिए ज्यादा देर तक वो चुप नहीं रह पाती और चुप्पी तोड़कर आवाज भी उठा के खुद को डिफेंड करती है। पर इस समय सब कुछ बेअसर था। ये करप्शन आज का नहीं हमेशा से रहा है इस पैलेस में और इस करप्शन से जुड़े हैं बड़े बड़े रैंक ऑफिशियल। और अगर ये पिटीशन किंग तक पहुंच गई तो उन ऑफिशियल्स पर प्रॉब्लम आ सकती है और कोई भी हिस्टोरियन बेफालतू के इन झंझट में नहीं फंसना चाहता है। और ऑब्वियस था कि इस पिटीशन का हर्षाना सारे हिस्टोरियंस को भुगतना पड़ सकता है, इसलिए सबके लिए हे रांग गलत ही थी। ली रिम इधर वेट कर रहा था। उसे लग रहा था कि आज हे रांग का ही टर्न होगा, पर बहुत देर हो गई थी वो आई नहीं थी। जब वो बिल्कुल होप छोड़ देता है हे रांग उसके मेंशन पर दस्तक देती है। आज हे रांग एक स्टैचू की तरह सर झुकाकर बैठी हुई थी और ली रिम की बस एक बार पूछने की देर थी, कुछ हुआ है क्या? उसके अंदर दबा दर्द पिघल के आंसू बन के बाहर आ जाता है। ली रिम उसे कंफर्ट देता है कि वो जितना चाहे उतना रो ले, अपना सारा दर्द निकाल दे, और रूम से बाहर आ जाता है उसे प्राइवेसी देने के लिए। हे रांग जोर जोर से रो रही थी, उसने कंट्रोल ही खो दिया था अपने आंसुओं पर, और बाहर खड़ा ली रिम तो जैसे उसके हर एक दर्द को फील कर रहा हो।